हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे जीत जीत मैं निरखत हूँ इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर थे उन सभी चैप्टर का हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है। आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए ताकि आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिले तो आप आसानी से उसको बना सके। तो आज हम लोग देखेंगे जीत जीत मैं निरखत हूँ इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है उन सभी प्रश्न को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और इस चैप्टर से इसका सारांश जो है वीडियो हम भी डाल चुके हैं, उसमें से भी जाकर आप लोग अच्छे से कहानी को समझ सकते हैं, मतलब इसको समझ सकते हैं। ये क्या एक साक्षात्कार है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बाद आप प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। आखिर वो क्या बात है जो लखनऊ और रामपुर के बीच बिरजू महाराज का संबंध बताया जाता है। तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध यही था कि उनका जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल 4 फरवरी 1938 को वसंत पंचमी के एक दिन पहले शुक्रवार को सुबह 8 बजे हुई तथा रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय बीतता। लखनऊ में क्या हुआ, इनका जन्म होता है 4 फरवरी 1938 को, वो भी बसंत पंचमी के एक दिन पहले शुक्रवार को होता है सुबह 8 बजे। और रामपुर में क्या करते हैं महाराज जी यानी बिरजू महाराज ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, यही संबंध रहता है उनको लखनऊ और रामपुर के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया। रामपुर के नवाब जो थे बिरजू महाराज, उनको नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र से ही नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। वहां नवाब साहब थे, उन्हीं के यहाँ क्या करते बिरजू महाराज नाचा करते थे, अपना नृत्य दिखाते थे, जिसको लेकर अम्मा क्या थी बहुत ज्यादा परेशान थी। यानी बिरजू महाराज की अम्मा जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी और बाबूजी नौकरी से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते कि अगर इस नौकरी से हम दोनों की छुटकारा पा लेंगे तो हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वह किन के संपर्क में है। नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज सबसे पहल किस संस्था से जुड़े और किन के संपर्क में आए। तो नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक से जुड़े। सबसे पहले ये दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक से जुड़े और महाराज जी वहां निर्मला जी यानी जोशी से के संपर्क में आए। ये सबसे पहले किसके संपर्क में आए महाराज जी, तो निर्मला जी यानी जोशी जी के संपर्क में आए। और सबसे पहले किस एकेडमी से जुड़े, तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 4 देंगे, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। किनके साथ बिरजू महाराज नाचे जिनकी वजह से इनको प्रथम पुरस्कार मिला। तो शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। सबसे पहले अपने चाचा जी शंभू महाराज और अपने पिताजी के साथ नाचे थे, तो इनको सबसे पहले इनको बिरजू महाराज को अवार्ड मिला हुआ था, वो उनका जीवन का पहला पुरस्कार था। क्वेश्चन नंबर 5 दे, कह रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। आखिर वो कौन थे बिरजू महाराज के गुरु जिनको इस मुकाम तक पहुंचाया। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनके खुद पिता जी थे, जो अच्छे स्वभाव के थे, एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, चाहे इनके पिताजी को कैसा भी दुख होता था, कैसी भी पीड़ा भी होती थी, तो ये किसी से व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला केंद्र से बहुत ज्यादा प्रेम था। महाराज जी के पिता को कला केंद्र से बहुत ही ज्यादा प्यार लगाव था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। बिरजू महाराज जब मात्र 9.5 साल के रहते हैं तो क्या होता है, इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा कैसे और कब देनी शुरू कर दी। बिरजू महाराज जो थे वो नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू किए। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा सीताराम नामक बालक से शुरू की और शिक्षा देने की शुरुआत महाराज जी पिता के मरणोपरांत किए। बिरजू महाराज शिक्षा देने की शुरुआत सीताराम नामक का एक बालक था, उसी को देना शुरुआत किए। और ये शुरुआत तब की जब इनके पिताजी का देहांत हो गया, यानी पिताजी की मृत्यु के बाद ये क्या करने शिक्षा देना शुरू कर दिए, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी जो इनके पास नहीं थी, तो इसलिए शिक्षा देने की शुरुआत कर दिए थे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उनके जिंदगी के सबसे दुख का घड़ी कब आया, उससे संबंधित प्रसंग वर्णन कीजिए। तो बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय बाबूजी की मृत्यु के बाद 10वां के लिए नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना सबसे इनके जिंदगी का दुखद समय था कि इनके पिताजी का देहांत हो गया था और घर में पैसे नहीं थे ताकि उनका 10वां की जाए। तो ये जाकर दो जगह प्रोग्राम करते हैं, जिनको सोचकर इनको क्या होता है, बहुत दुख लगता है कि एक तरफ पिताजी का मृत्यु हो गया और दूसरी तरफ हम क्या पैसों के लिए नाच रहे। तो ये मजबूरी रहता है क्योंकि उनकी 10वीं करने के लिए इनके पास एक भी रुपया नहीं रहता। तो वही कहता है बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय बाबूजी की मृत्यु के बाद 10वां के लिए यानी 10वीं के लिए नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि घर में इतना ही पैसा नहीं था कि 10वां किया जा सके। महाराज जी ने बाबूजी के 10वां के लिए 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। बाबूजी के 10वां के लिए 10 दिन के अंदर महाराज जी 2 प्रोग्राम किए। उन दोनों प्रोग्रामों से 500 रुपए के इकट्ठे कर बाबूजी का 10वां और 13वीं किए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज और बिरजू महाराज के बीच के संबंध को बताना है। शंभू महाराज इनके चाचा रहते थे। वही कहते शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में ही नाचा करते थे। जब छोटे थे बिरजू महाराज तो अपने चाचा के साथ ये नाचा करते थे, नृत्य दिखाते थे। शंभू महाराज उनके चाचा थे। क्या थे? उनके चाचा थे जो बचपन से महाराज को मार्गदर्शन दिए। महाराज जी शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। बिरजू महाराज जो थे वो शंभू महाराज के साथ रहकर अपने कला के क्षेत्र में क्या किए? विकसित किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कलकत्ते के क्या है, कलकत्ते के दर्शकों को प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो वही देखना है कि क्या प्रभाव पड़ा था। कर रहा है कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा, क्या है? दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जब ये कलकत्ता में फंक्शन करने गए तो उनके बाद दर्शकों की प्रशंसा के कारण बिरजू महाराज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नृत्य किए। ठीक है, उस नृत्य की कलकत्ता के ऑडियंस जब उस नृत्य किए उसमें नाच दिखाया तो कलकत्ता के ऑडियंस ने प्रशंसा बहुत ज्यादा तारीफ की, इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की और इनकी ये बात पूरे तमाम अखबारों में छा गए। वहां से इनके जीवन में एक मोड़ आया जिसके बाद ये निरंतर आगे बढ़ते चले गए। तो वही इनके जीवन में कलकत्ता एक कॉन्फ्रेंस रहता है जिनकी वजह से क्या होते हैं, लोगों के दिलों में ये छा जाते हैं। पूरे ऑडियंस इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं और तमाम अखबारों में छा जाते हैं, जिससे इनके जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है और निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। संगीत भारती में महाराज जी की दिनचर्या क्या थी, उनकी दिनचर्या के बारे में बताना है। तो संगीत भारती में महाराज जी को प्रारंभ में 250 रुपए मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। उस समय कहाँ रहते थे? दरियागंज में रहते थे। वहां से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे। वहां से क्या करते थे? दरियागंज में रहते थे और वहां से 5 या 9 नंबर के बस पकड़कर प्रतिदिन संगीत भारती पहुंचते थे। संगीत भारती में इन्होंने प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था। अत्यंत दुखियों को नौकरी को छोड़ देते। ये क्या करते? संगीत भारती में इनको प्रदर्शन करने का अवसर बहुत कम मिलता है, जिनसे दुख होकर ये क्या करते हैं? वहां की नौकरी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देंगे। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी बजाते थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो बिरजू महाराज का विवाह 18 साल की उम्र में हुई, जिसे महाराज अपनी गलती मानते हैं। महाराज जी का कहना था कि मां ने पिताजी की मृत्यु के बाद घबराकर जल्दी मेरी शादी कर दी। महाराज जी शादी की नुकसानदेह मानते हैं। शादी को क्या मानते हैं? ये नुकसानदेह मानते, क्योंकि विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। ये विवाह की वजह से नौकरी बचपन से ही करते चले आए, जिनकी वजह से 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, जो उनको नुकसानदेह बनाते
तो वही बिरजू महाराज क्या कहते हैं, विवाह को, शादी को नुकसानदेह मानते हैं क्योंकि विवाह करने से इनको नौकरी करनी पड़ती है, इसलिए ये कहते हैं कि क्या है, विवाह करना एक नुकसानदेह है। इनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में होती है, वो भी किस कारण, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी माता क्या होती है, घबरा कर इनकी शादी जल्दी कर देती है। क्वेश्चन नंबर देंगे 13 का रहा है क्वेश्चन नंबर, कि बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। शागिर्दों यानी इनके जो भी शिष्य थे उनके बारे में क्या राय थी। तो बिरजू महाराज अपने शिष्य रश्मि वाजपेयी को भी अपना शागिर्द मान बताते हैं, अपना शिष्य बताते हैं रश्मि वाजपेयी को वे उन्हें शाश्वती कहते थे। रश्मि वाजपेयी को क्या कहते थे, शाश्वती कहते थे। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिंटॉक, तीर्थ, प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को भी प्रमुख शागिर्द बताया। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा किए हुए। इन्होंने इन सभी को अपना शागिर्द बताया है और सबसे ज्यादा उनमें रश्मि वाजपेयी को अच्छे से बताया हुआ है कि क्योंकि वे उन्हें शाश्वती भी कहते थे। 14 का रहा, क्वेश्चन नंबर 14 का आएंगे, देखेंगे कर बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किससे मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किससे मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। किसको मानते थे, अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। जब ये नाचते थे तो उनकी अम्मा देखती थी तो ये अम्मा से अपनी कमी और अच्छाई के बारे में पूछते थे। माँ ने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम की। माँ हमेशा क्या करती, किसी की तुलना कर देती थी ताकि ये बाबूजी से भी अच्छे क्या करे, नृत्य कर सके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क बताते हैं। पुराने और आज के नर्तकों के बीच में बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं। तो पुराने नर्तक को कला प्रदर्शन करने का शौक था। पुराने जितने भी नर्तक थे उन सभी को क्या था, कला प्रदर्शन करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। पुराने नर्तकों में साधन के अभाव में भी उत्साह था। उस समय साधन को उतना भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी नृत्य करने का बहुत ज्यादा उत्साह था। कौन जगह में गलीचे पर गड्ढा, खांचा इत्यादि होने के बावजूद भी बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। उसमें उतने अच्छे भी स्टेज भी नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी बेपरवाह अपनी कला को प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी सी गलतियां को ढूंढते और चर्चा का विषय बनाते। लेकिन आज के जितने भी मंच होते हैं, कलाकार लोग जो होते हैं, वो उनकी क्या करती है, कमियां को ढूंढ कर देते हैं और उनको चर्चा का विषय बना देते हैं। जबकि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16 क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपए देकर मैंने गांडा बंधवाया की व्याख्या कीजिए। था इस पंक्ति से पता चलता है कि बिरजू महाराज ने गांडा बंधवाने के लिए अपने गुरु पिताजी से 500 रुपए दिए थे। अपने पिता गांडा बनवाने के लिए अपने पिताजी को महाराज जी कितने रुपए दिए थे, 500 रुपए दिए थे। उनके पिता में गुरुत्व की भावना थी। इनके पिता के अंदर किसकी भावना थी, गुरुत्व की भावना थी। बिरजू महाराज अपने गुरु के प्रति असीम आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए अपने ही शब्दों में कहते हैं कि यह तालीम मुझे बाबूजी से मिली है। बिरजू महाराज जो क्या कहते हैं, अपने गुरु को बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा आदर करते हैं, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि मैं यह तालीम मुझे बाबू से मिली हुई है, अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए रखना है, उसको सिखाना है कि व्याख्या कीजिए। मतलब इस पंक्ति के अनुसार जो है बिरजू महाराज के पिताजी कहते हैं मैं कोई भी चीज को चुराता नहीं हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी चीज की ज्ञान सिर्फ मेरे बेटे तक सीमित रहे, बल्कि और किसी को भी मेरा ज्ञान मिले। तो इस वाक्यांश में बिरजू महाराज अपने गुरु के रूप में पिता के शिष्य के प्रति निश्चलता की भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं, निश्चलता यानी इनके पिताजी के अंदर कोई भी निश्चल नामक ऐसी चीजें नहीं थी। ठीक है, यानी छल कपट नाम का कोई चीज नहीं थे उनके पिता के अंदर। तो वही कहते हैं, इस बिरजू महाराज के पिता के शिष्य के प्रति निश्चलता की भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु में किसी प्रकार की स्वार्थता नहीं थी। उनकी भावना शिष्य के प्रति सहानुभूति पूर्ण थी। वो अपने शिष्य को काफी अच्छे से मानते थे और वो उनके शिष्यों के प्रति काफी ज्यादा सहानुभूति
रखते थे। उन्होंने बिरजू महाराज को पूर्ण समर्पित भावों से कथक की शिक्षा दी। उनमें इस प्रकार की भावना नहीं थी कि संपूर्ण ज्ञान में से कुछ अपने पास रखे और कुछ शिष्यों को दे। उनके पिता के अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं था कि कुछ शिक्षा अपने पास रखे और कुछ शिक्षा अपने शिष्यों को दे। वो चाहते थे कि मेरे पास जितनी शिक्षा, हम सभी शिक्षा अपने शिष्यों को दे दे। बल्कि उन्हें लगता था कि जो कुछ मेरे पास है वह केवल मेरे बेटे के लिए नहीं बल्कि सभी शिष्यों और शिष्याओं के समान रूप से समर्पित करने के लिए है, ना कि सिर्फ मेरे बेटों के लिए है। ये मेरे जितने भी शिष्य हैं उन सभी के लिए शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 18, जो आपके चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न है। कह रहा मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उससे उस नाचने वाले का व्याख्या कीजिए। इस पंक्ति के अनुसार किस चीज का व्याख्या किया गया था? प्रस्तुत पंक्ति में साक्षात्कार दरमियान अपने कथक के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं अंतर्बोध की प्रामाणिकता को उजागर किया है। उनकी दृष्टि में लाखों लोग उनके आशिक है। बिरजू महाराज कहते हैं मेरी दृष्टि में लाखों लोग मेरे आशिक है, लेकिन बिरजू महाराज का स्वीकार करना है कि लाखों लोग मेरे हार मांस के बने शरीर पर फिदा नहीं है। मतलब लाखों लोग हमको इतना प्यार करते थे, मेरे हार या फिर मांस के बने शरीर पर फिदा नहीं है, बल्कि मेरे जो आशिक है वे मेरे व्यक्तित्व अर्थात नाच के प्रति है। मेरे जितने भी आशिक है, मेरे जितने भी फैंस है, वो सभी मेरे नाच के प्रति है, ना कि मेरे शरीर के वजह से मेरे फैन है। आशिक किसी व्यक्ति का कोई नहीं होता, आशिक किसी व्यक्ति का कोई नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक व्यक्तित्व के प्रति होता है। मेरा नाच तो एक व्यक्ति है। ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी का आशिक उसके आंतरिक गुण से होता है, आंतरिक व्यक्तित्व से होता है, ना कि व्यक्ति से होता है। किसी भी व्यक्ति का जो फैंस होते हैं वो उसके आंतरिक व्यक्तित्व के कारण होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हमने करा दिया है। आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए और इसको रिवीजन बार बार कीजिए ताकि आपको एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।